नमस्कार। देश की बात में पहले खबर कश्मीर से है। श्रीनगर के सौरा में एक पुलिस वाले की आतंकवादियों के हमले में मौत हो गई है। सैफुल्लाह कादरी को घर के बाहर गोली मारी गई है। उनकी बेटी 7 साल की है, वो घायल हुई है बताई जा रही है। तो अपने आप में बहुत अहम मामला हो जाता है जिस तरह से यहाँ पर आतंकवादियों की जो गतिविधियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब हम देख सकते हैं श्रीनगर के सौरा में पुलिस वाले को आतंकवादियों ने गोली मारी, वहाँ पे उनकी तत्काल मौत हो गई। और सैफुल्लाह कादरी बताया जा रहा है, उनके घर के बाहर गोली मारी है। और बता रहे हैं कि जो पुलिस वाले की बेटी 7 साल की छोटी बच्ची है वो भी इसमें घायल हुई है। ये आतंकवादी हमला यहाँ पे हुआ है। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों पर नजर। तो ज्ञान व्यापी पर जो मसला अदालत में है ही, अब कुतुब मीनार का मुद्दा चर्चा में आ गया है। कुछ दिनों पहले कुतुब मीनार में पूजा को लेकर प्रदर्शन हुआ था। अब इस अधिकार की याचिका पर आज पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने लोअर कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि यह पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, कोई पूजा स्थल नहीं है। अब इस मसले पर फैसला 9 जून को आएगा। और इस मसले पर बात करने के लिए मौलाना शेर मोहम्मद इमाम है जो कुतुब मीनार मस्जिद के, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए मौलाना जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जो कुतुब मीनार का मसला खड़ा हो गया है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर 10 सितंबर सन 76 से इमाम हूँ, नमाज पढ़ा रहा हूँ इस मस्जिद में। और 46 साल हो गए मुझे यहाँ पर जी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। आराम से यहाँ नमाज पढ़ाता हूँ और लोग पढ़ते हैं जी। क्योंकि ये अहम बात, ये प्रदर्शन जी जब से ये प्रदर्शन वाले आए हैं यहाँ पर, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले, तब से थोड़ा मामला यहाँ नाजुक हो गया। तो यहाँ पर जो है 13 मई जुमे के दिन से नमाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये समझो ओहदेदारों ने हमसे कहा कि अब यहाँ पर नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। मैंने उनसे कहा, भाई 46 बरस से यहाँ नमाज हो रही है और कोई परेशानी नहीं हुई, आज तक किसी ने मना नहीं किया। तो ये कैसे हो सकता है कि हम जो है नमाज बंद कर दें यहाँ पे? वजह बताओ। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया है, हम बंद करेंगे। तो ये बस उस दिन से यहाँ इस मस्जिद को भी बंद कर दिया गया जी। उस दिन जुमा था, जुमा भी नहीं पढ़ने दिया गया। हमने कहा, भाई जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको बंद कर दो, मगर आज तो हमें जुमा पढ़ने दो। मगर उन्होंने नहीं माना और कहा कि नहीं, आप भी नहीं पढ़ सकते जी। फिर हमसे कह दिया गया कि आप जो है ऊपर से परमिशन लाओ हमारे डिपार्टमेंट से। मैंने कहा, मैं 46 साल से यहाँ पर हूँ, सबको पता है यहाँ नमाज हो रही है। वक्फ बोर्ड के अंदर ये मस्जिद है और गजट भी है, और वक्फ बोर्ड की तरफ से मुझसे पहले भी यहाँ इमाम नमाज पढ़ाता था। जी।
इमाम साहब मैं आपसे पूछना किसी ने मना नहीं किया जी। आप कह रहे हैं कि 46 साल से आप यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं और नमाज भी पढ़ी जाती है, क्योंकि दूसरा पक्ष कह रहा है यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो आपने एक अहम बात कही है कि इतने सालों से पढ़ाई जा रही है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेष से किया गया। ये बात कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर खुदी हुई है, तो इससे क्या आपकी चिंताएं बढ़ती हैं, क्योंकि ये बात ऐसा कह रहा है। देखिए यहाँ पर 2 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम है, दूसरी मुगल मस्जिद है। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसमें मस्जिद में कोई पत्थर ऐसा नहीं है जिसमें मूर्ति वगैरह हो। मस्जिद के सामने जो बरामदा है उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि भाई इसमें कुछ मूर्तियां हैं। अब उस मस्जिद का मामला अलग है कुव्वत उल इस्लाम का, और ये मस्जिद जो मुगल मस्जिद है ये तो उससे 300 साल बाद 400 साल बाद में बनाई गई थी, और इसमें नमाज हो रही है। किसी ने मना नहीं। जब मैं वक्फ बोर्ड का पर्चा लेकर यहाँ पे आया था 10 सितंबर सन 76 को, यहाँ पर जो है जो सीईओ थे बीर सिंह, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है नमाज पढ़िए आप, कोई बात नहीं। जुबानी कह दिया, वो पर्चा मेरे पास से ले लिया था। मैंने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। यहाँ पे आसपास के मुस्लिम बस्ती तो है नहीं यहाँ पे, मगर घूमने वाले कुतुब मीनार में देखने वाले लोग आते हैं। तो जब नमाज का टाइम पे वो नमाज भी पढ़ लेते हैं। जी मौलाना साहब, जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि यहाँ पे मौलाना साहब जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है यहाँ पे देवताओं की स्पष्ट तस्वीरें हैं, तीर्थकारों की, जो जैन तीर्थकार हैं, कमल जैसे प्रतीक हैं, भावनाओं की ठेस की बात है। उस लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए वो तो मैं बताया ना आपको, वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दूर है काफी, उधर ये बताते हैं। देखो हम तो उधर जाते भी नहीं है, ना हम पहचानते हैं। मैं तो अपनी मस्जिद से मेरा ताल्लुक है, मैं तो इस मस्जिद में रहता हूं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नमाज हो रही थी। अब ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी नमाज नहीं हो रही, ये तो गलत बात है ना। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का लेटर है सन 77 का लेटर है। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल वालों को लिख के दिया था जी कि भाई यहाँ पर बिजली की दिक्कत है, आप यहाँ बिजली के एनओसी दे दो इनको ताकि बिजली लग जाए जी। तो ये सबूत है कि भाई इतना पुरानी है। 78 में भी है, 95 का भी है, बहुत सारे लेटर है मेरे पास वक्फ बोर्ड के। चलिए आपने अपनी बात रखी होता है कि यहाँ मौलाना नमाज साहब, होती है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस तरह से कह रहे हैं 46 साल से यहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही, पढ़ा रहे हैं, और 2 मस्जिदें वहाँ पर, एक मस्जिद में है जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि देवी देवताओं की तस्वीरें वो हो सकती हैं, ये इस मस्जिद में इनका कहना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि नाजुक समय है। बहरहाल देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, लिहाजा बड़ी तादाद में लोग अपने राशन कार्ड वापस कर रहे हैं। अब राशन कार्ड को लेकर क्यों लोगों में डर है, देखिए रविशंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये राशन कार्ड जमा करना है। क्यों जमा करना चाहते हैं? ये करना कि हमारा गाड़ी है 4 पहिए की। हाँ जी है। माता जी एक एप्लीकेशन लिखेंगी, सेवा में जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद, मेरे घर में 4 पहिए का वाहन है, इसलिए मैं कार्ड को सरेंडर करना चाहती हूँ। ये लिख के दे दीजिए। और कितने दिनों से है माता जी आपके पास? भैया मेरे तो आदमी नौकरी करेगा 60 साल से 61 साल की तो मैं हो गई, और आदमी मेरा होगा 70 साल का।
गाड़ी मेरी 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है। कई आ चुके हैं। तो और ये राशन कार्ड पर ये राशन अनाज कब कार्ड से तो ले हमने रहे हैं? अभी बनवाया, जब रिटायर हो गए हमारी इनकम न रही, हम तो बड़े जब इनकम ना हुई तो हमने राशन कार्ड बनवा लिया। राशन कार्ड हो गए 2 साल बने को हो गए। लॉकडाउन लगा था शुरू का, उससे 2 महीने पहले बनवाया। एयर कंडीशनर, ये फ्रिज भी और मोटर के लिए आया हमारी कुछ है नहीं, अभी इनकम हमारी कुछ है नहीं, प्राइवेट नौकरी थी। एक मिनट, अब गाड़ी थोड़ी बेचेंगे हम, हमें आना जाना ना पड़ता बड़े बुड्ढों को। हम एक कारण के ऊपर हम अपनी गाड़ी बेचेंगे या एसी में न सोएंगे? बीमार हो गए तो कौन हमारा इलाज करवा देगा? हमें राशन कार्ड लेना छोड़ देंगे, हम अब वोट भी ना देंगे आगे किसी को। नहीं स्कीम निकाल रहे हैं, वोट के टाइम पे हाथ में जोड़ रहे हैं नेता। गाजियाबाद के राजापुर से आई सुधा शर्मा की नाराजगी 7वें आसमान पर है। गाजियाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सुबह से ही राशन कार्ड वापस करने वालों का तांता लगा है। इसी कतार में हेमलता हमें मिली। उनकी बहू नौकरी करती है जो अब अलग रहती है, लेकिन कार्रवाई के डर से वो राशन कार्ड में से बहू का नाम कटवाने के बजाय राशन कार्ड को ही वापस कर देती हैं। बेटा में भी इसी की वजह से इनके पापा को सुनाई नहीं देता। आज 10-15 साल से वो बीमार चल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये लड़की है मेरी, अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। और क्या है आपका आमदनी का क्या जरिया है? कुछ इनके पापा करते ही नहीं आमदनी, क्या उनको सुनाई नहीं देता है कुछ। तो क्यों आप फिर वापस कर रहे हैं? अब बहू की सर्विस थी, वो अलग हो गई हैं, तो करवाना था उनका खाली कैंसिल। अब किसी को पता नहीं, लेके आई थी मैंने, सारे का कैंसिल करवा दिया। अब इसी के मारे इनके पास आई हूँ मैं। खाली इनकी सर होना है खाली सिर्फ अच्छा, बहू। केवल आपकी बहू नौकरी कर रही है? हाँ, वो अलग हो गई है। वो अलग हो गए? हाँ। आप सारे लोग नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं, बेटी है ये मेरी। तो भाई अच्छा, तो आपको जरूरत है? जरूरत है बेटा, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं तो। इसी भीड़ में राजेश भी खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी से पूछताछ कर रहे हैं। 20 साल से इनका राशन कार्ड बना है, लेकिन बेटे की शादी में एसी मिली, अब वो भी कार्ड लौटाने आए हैं। ये राजेश जी, एसी कब खरीदा आपने? एसी कब क्यों खरीदे? लड़के शादी में मिला था। अच्छा जी, वो एसी लग रहा घर में, तो लड़के ने लगा लिया। और बाकी आप? बाकी सब नॉर्मल है, मेरी नौकरी भी नहीं रही, इसलिए आप वापस कर रहे हैं? हाँ जी, वो अखबारों में पढ़ा था जी मैंने, बस और कुछ नहीं, वो देख कर इसके हिसाब से आया हूँ। गाजियाबाद में अब तक करीब 3000 लोग कार्ड वापस कर चुके हैं। गाजियाबाद ही नहीं, हापुड़ में भी राशन कार्ड वापस करने वालों की भीड़ लगी है। यहाँ करीब 2000 लोग अब तक कार्ड वापस कर चुके हैं। वजह सब गली के कर गए, हमारे राम तो शादी में गए थे। क्या बता रहे हैं गली के लोग? गली के बता रहे कि सबके जमा होंगे, बड़े बड़े घर हैं उनके, 2 मंजिले 3 मंजिले, वे जमा कर गए। आपके पास क्या है आप लोगों के? गाड़ी हमारे पास, इनके पास तो है, घर वाले ऑटो चलाते हैं। अच्छा। और हमारे घर वाले डिलीवरी कराएं, गाड़ी दूसरे की है। दरअसल राशन कार्ड के बाबत डर तब लोगों के बीच फैला जब इस तरह का एक पत्र वायरल हुआ। साथ ही कहा गया कि सरकारी राशन कार्ड लेने वालों की 2 लाख से ज्यादा सालाना आय न हो, 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का मकान, बंदूक का लाइसेंस और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो। अप्रैल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी अपात्र लोग हैं वो सभी अपना कार्ड सरेंडर कर दें। अपात्रता का मेनली हमारा जो शासनादेश है उसके अंतर्गत जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहला ये है कि वो आयकर दाता ना हो, या फिर ऐसी सुविधाएं जो कि उसको पात्रता की श्रेणी में नहीं लाते हैं, पात्रता की श्रेणी में नहीं लाते हैं और वो फिर भी राशन कार्ड का उपभोग कर रहा है। मीडिया में ऐसी खबरें आते ही लोग घबराकर अपना राशन कार्ड वापस करने लगे, लेकिन 3 दिन बाद ही सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है और आदेश में संशोधन करके कार्रवाई और रिकवरी जैसे नियम वापस ले लिए गए हैं। अब अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। तो ऐसे तमाम सारे अपात्र लोग भी हैं जो अब तक फ़ायदा लेते रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको चाहिए, लेकिन वो डर के वजह से अपना राशन कार्ड वापस करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो चुनाव ख़त्म हो चुका है और चुनाव के बाद तमाम सारे ऐसे नियम कानून आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अपात्रों को आपने क्यों दे दिया, लेकिन उस वक्त जब ये राशन कार्ड बन रहे थे
तब आखिर वो अधिकारी कहाँ थे जिन्होंने इन लोगों का राशन कार्ड बिना वेरिफिकेशन किए बनाया था। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात आगे करेंगे। क्या कमर्शियल सिलेंडर में बड़े कारोबारियों को गैस कंपनियां दे रही हैं बड़ा डिस्काउंट? एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात अब सिलेंडर की। सिलेंडर की कीमतों में कमी या बढ़ोतरी की जानकारी तो हमें मिलती है, पर क्या कभी आपने सुना है कि सिलेंडर पर डिस्काउंट भी मिलता है? बात हो रही है 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की। छूट भी 50 से 100 रुपए तक की नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन ये छूट छोटे कारोबारियों के लिए नहीं है, बड़े और ज्यादा खपत करने वाले कारोबारियों को सीधे गैस कंपनियां देती हैं। कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। 30-32 सिलेंडर महीने का लगता है मेरा। और कितने का पड़ता है? 2353 रुपए का। डिस्काउंट कुछ नहीं? कोई नो डिस्काउंट। व्यावसायिक सिलेंडर पर गुप्ता जी को कोई छूट नहीं। ढाबा छोटा सा है तो कमाई भी कम। यही हाल बाकी ढाबा वालों का भी है। ये सिलेंडर आप रोज के 3 लग जाते हैं, मतलब महीने के अंदर 70 सिलेंडर लगा लो आप। लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। अगर दुकान कितने रुपए की अभी पड़ती है? इस टाइम 2353 रुपए का है बड़ा वाला सिलेंडर कमर्शियल। उसी रेट पे आपको मिलता है? उसी रेट पे हमें मिलता है। लेकिन जो बड़े कारोबारी या होटल मालिक हैं, उनको बहुत ज्यादा सिलेंडर खरीदने पर ये छूट मिलती है। ये अलग बात है कि कमर्शियल सिलेंडर के कारोबार में जुटी HPCL, BPCL या IOCL जैसी सरकारी कंपनियां के अधिकारी इस मुद्दे पर न कैमरे पर आने को राजी हुए और न ही इस पर खुलकर ज्यादा कुछ बताने को तैयार। अभी HPCL कंपनी के द्वारा बड़े कमर्शियल उपभोक्ता जैसे कि फूड चेन, होटल इंडस्ट्री एवं इंडस्ट्रियल कस्टमर को MRP से 500 से 600 रुपये सस्ता में गैस दिया जा रहा है, तो फिर हमसे कोई गैस क्यों लेगा? इस भारी डिस्काउंट के कारण जो केवल बड़े उपभोक्ता को दिया जा रहा है, छोटे उपभोक्ता जैसे रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार इससे वंचित हैं। व्यावसायिक सिलेंडर की तय कीमत पर जब मोटी छूट मुमकिन है तो भला इसका लाभ हर किसी को क्यों नहीं? ज्यादा जरूरतमंद तो छोटे दुकानदार हैं, फिर वे इससे अछूते क्यों? क्योंकि वे थोक में नहीं लेते तो बाजारवाद यहाँ भी हावी है। कमर्शियल सेल में जो गिरावट आ रही है उसमें कंपनी के द्वारा जितने भी बड़े बड़े फूड चेन्स हैं, KFC, मैकडीज, डोमिनोज, इन सब से डायरेक्ट टाई-अप करके उन्हें डायरेक्ट सप्लाई दे रही है भारी छूट के साथ, जिससे कि वर्तमान के वितरक जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। कंपनियां डील सीधे भी कर रही हैं और कमीशन के जरिए सहारा एजेंट का भी लिया जा रहा है। गरीबों के शोषण का फॉर्मूला पुराना है। बात तो यही हुई ना, अमीरों को छूट तो क्या गरीब हैं अछूत? उनकी पहुंच नहीं, उनकी खपत नहीं तो उनकी कमाई भी नहीं, तो क्या ऐसे करेंगे भरपाई? बड़े को और बड़ा बनाइए, छोटे को और दबाइए, हो तो यही रहा है ना। अदनान खान के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने बातों बातों में इशारा किया है कि वो दूसरी नाव में बैठने को तैयार हैं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि अभी अभी मेरा जहाज काफी है।
मगर कोई माकूल कश्ती सामने आए तो। नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। तो अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। उनके मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिप्त होने के आरोप लगे। अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन मांगने का आरोप लगा और इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। खबर माथेरान से। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से महाराष्ट्र के वाहन मुक्त हिल स्टेशन माथेरान में करीब 3 महीने के लिए ई रिक्शा के पायलट प्रोजेक्ट के तहत अनुमति मिली है। अब ई रिक्शा के ट्रायल भर से ही माथेरान के जो घोड़ा चालक हैं वो हड़ताल पर हैं। कमाई पर असर का खौफ है। पूरे माथेरान में 50% परिवारों की जो आय इन घोड़ों पर ही निर्भर है। महाराष्ट्र का माथेरान लगभग 2600 फीट की ऊंचाई पर एशिया का एकमात्र वाहन मुक्त हिल स्टेशन। पहाड़ों और पर्यावरण के अलावा यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं घोड़े, हाथ रिक्शा और टॉय ट्रेन के अलावा यहाँ किसी वाहन को अनुमति नहीं है। लेकिन अब घोड़ों से मुकाबले के लिए ई रिक्शा शुरू हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को प्रायोगिक आधार पर इसकी इजाजत दे दी है। अब घोड़ा चालक कमाई पर असर पड़ने के खौफ में हैं और विरोध जताने के लिए हड़ताल पर हैं। ई रिक्शा आएगी तो उसमें 5 लोग 6 लोग बैठेंगे। यहाँ पर 5-6 लोग जब घोड़े पे बैठेंगे, 5-6 घोड़े जाएंगे तो सबको रोजी रोटी मिलेगी ना। ई रिक्शा आएगी तो एक को ही रोजी रोटी मिलेगी, बाकी जन क्या करेंगे? ऐसा है ना। आज माथेरान में 460 घोड़े वाले हैं, उसमें से ई रिक्शा चालू होने से कोई टूरिस्ट घोड़े पे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ई रिक्शा की मजा लेने आएगा, क्योंकि घोड़े वाले इनके पेट के ऊपर पैर आने वाला ये मतलब ही है। ई रिक्शा से दिक्कत से ज्यादा अभी दिक्कत हो रही है ब्लॉक की वजह से हमको, जिसके ऊपर से घोड़े कंटिन्यू फिसल रहे हमारे। यहाँ पे जो नेचर है वो नेचर खत्म होने का चांसेस है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं हम लोग रिव्यू लेने के बाद उन लोग बोलते हैं कि माथेरान जैसे है वैसे रहने दो। अगर वो बैटरी रिक्शा चालू हो गया, उसमें 5-6 आदमी जाएगा, बाकी लोगों को क्या होगा फिर? ऐसा हमारा विनती है सरकार से कि ये रिक्शा मत लाओ। सड़कों से घोड़े गायब हैं तो पर्यटक भी बेहद निराश दिखे। ई रिक्शा को लेकर इनमें कुछ खास उत्साह नहीं दिखा। बहुत बुरा हाल होगा, हम तो आना ही बंद कर देंगे, बिकॉज हम आते हैं घोड़े की वजह से। नहीं है तो क्यों करना है? अगर पोल्यूशन नहीं है तो ई रिक्शा क्यों करना है? जहाँ है पोल्यूशन वहाँ ई रिक्शा करो ना। जो मेन रीजन इधर आते हैं वो घोड़े के लिए है, जो इतने सालों से हॉर्स राइडिंग, वही खत्म हो जाएगा तो कोई आएगा क्यों इधर? एक घोड़ा नजर के सामने नहीं गुजरा है। मेरा बच्चा है यहाँ पर आता है जो कई सालों से, 7 साल का है, 7 साल से वो यहाँ पर हर गर्मी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी वो एक बार घोड़े के लिए यहाँ पर आता ही है। तो बोले उसको घोड़ा नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। घोड़ा यहाँ पे माथेरान की शान है, अगर कल घोड़ा नहीं रहेगा तो माथेरान में कोई आएगा नहीं। प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है। ई रिक्शा सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें यही कहा है ऑर्डर में कि 3 महीने का जो पीरियड है उस पीरियड में हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने वाले हैं, और इस इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद ही पता चला जाएगा कि घोड़े वालों के ऊपर क्या होता है, कूली वालों के यहाँ क्या होता है, उनके और बाकी एनवायरमेंट को कुछ दिक्कतें होती है या नहीं होती है, स्कूल के बच्चों के लिए फायदा होता है या नहीं होता है, टूरिस्ट को फायदा होता है या नहीं होता है। ये सभी 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसमें ही आएगा सर। ई रिक्शा से पर्यटकों को कितना फायदा होगा और घोड़ा चालकों, हाथ रिक्शा वालों, कूलियों को कितना नुकसान होगा, इस पर रिपोर्ट तैयार हो रही है। लेकिन 460 घोड़ों और 94 हाथ रिक्शा पर टिके परिवार इस ट्रायल भर से ही हिल चुके हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।